बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। आज पीएसएल में जी डबल हेडर है और कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मैच जो है अभी जारी है पिंडी स्टेडियम में। और जो सेकंड मैच होगा वो शायद इस पीएसएल का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट मैच होगा। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। वो डिसाइड करेगा जो टीम जीतेगी वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। और कल भी हमने देखा एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का था। कराची किंग ने 23 रन से विक्ट्री हासिल की। इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे जी। और आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की बात करते हैं। मैं बात करूँ वन एंड ओनली मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। थैंक यू। बताते चले जी, उमर अकमद आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दुआ करते हैं जल्दी से वो सेहतयाब होकर दोबारा ज्वाइन करें। भाई बात करते हैं सबसे पहले कल के मैच के हवाले से। बड़ी ज़्यादा हमने इस पर डिस्कशन पूरे पीएसएल में की, आपकी राय भी ज़रूर जानना चाहेंगे। कराची की टीम एक ऐसी टीम नज़र आ रही है इस दफ़ा डेविड वार्नर के बाद। कोयटा के साथ साथ अगर हम सेकंड बेस्ट टीम की बात करते हैं तो वो यही नज़र आ रही है। हर मैच में परफॉर्मेंस बेहतर, एक इंटेंट, ख़ास तौर पे फॉरेन प्लेयर की मैं बात करूं तो वो ऐसी है कि जब वो रन्स करते हैं तो टीम डेफिनेटली जीत रही है। वो मतलब वन साइडेड अफेयर करते हैं। ये वाला नहीं है कि अपने रन कर लो तो टीम हार जाए, वो उससे वो बियॉन्ड का खेल रहे हैं। आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं जी? कराची का जो कम्बिनेशन है, जो आपने कोयटा और उसका जो कंपैरिजन किया है, वो कोयटा से भी बेहतर है। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है ना टीम पे, वो कप्तान का होता है, उस सोच का होता है, वो किस सोच से खेल रहा है। अगर आज मुल्तान सुल्तान कहीं अगर बोर्ड पे नज़र नहीं आ रही तो वो उसके कप्तान की सोच की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अगर वो एक एग्रेसिव सोच लेके और टीम को लेके चल रहा होता तो आज इसका ये असर ना होता। वार्नर उन्होंने यही कराची जो पिछले आपने लीग्स में इसको देखा तो वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, लास्ट पे होती है मोस्टली, लास्ट पे होती थी। और इस दफ़ा क्या ऐसा हुआ, उसमें सोच की तब्दीली आई। उसका एक कप्तान जो है वो अग्रेसिव आया। हालांकि शुरू में उनका स्टार्ट भी इस पीएसएल में अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने हर मैच में सीखा, कम्बिनेशन बेहतर हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके पास जो ओवरसीज़ प्लेयर खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उनकी जो आपने पहले खुद ही बता दिया इंट्रो में कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे प्लेयर से कहीं मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा प्लेयर खेलता है जो 160 140 160 में मैंने ज़्यादा कह दिया, 135 एवरेज 140-50 के दरमियान खेल रहे हैं। अब 140-45 में अगर आप इसको बॉल्स पे बना देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 160 170 रन बन जाएंगे। इतना मैक्सिमम, तो 170 से तो नहीं आप जीत रहे ना, तो आपको तो चाहिए 200 प्लस। तो उसके लिए आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 प्लस ही होना चाहिए। तो यही हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी बात है कि वो 2 से 3 लोग लाहौर कलंदर में सिर्फ एक बंदा परफॉर्म करके उन्हें नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उन्हें दिखा देता है जी, बाकी सारे के सारे इसी तरह। तो जिस वक्त आप 200 प्लस पे खेलेंगे तभी आप नजर। अच्छा मोहसिन भाई, ये बात हम बहुत दफ़ा की है, आपको भी प्रॉब्ली एक दफ़ा आप शो में आए थे तभी बात की थी। ये पीएसएल मकसद था इसका एक, बिल्कुल इसका मकसद ये था। मैं हमेशा बात करता क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपकी सबसे बड़ी कमोडिटी है। इधर आपकी जो 2 साल की क्रिकेट का डिज़ास्टर हुआ था, आपने कोशिश करनी थी अपने आप को इम्प्रूव करके दोबारा दुनिया को मैसेज दे कि जी वी आर रेडी फॉर इंटरनेशनल सिस्टम अगेन। हम इंटरनेशनल सर्किट में आके दोबारा आपको चैलेंज करेंगे। बट हम माइंडसेट की जो बात करें, चाहे वो बॉलर्स की बात करें चाहे बैटर की बात करें, बॉलर है उसी तरह ही रन खा रहे हैं, एक ओवर में 18 20 25 चल रहा है। बैटर की बात करें तो वो जो आप स्ट्राइक रेट की बात करें 140-50, कप्तानी की बात कर लेते हैं। अब मोहम्मद रिजवान रन स्कोरर हाईएस्ट है पीएसएल में, टीम बॉटम पे है, सिर्फ एक मैच जीती। तो ये किसने इनको समझाना था? क्या ये प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फ्रेंचाइज ओनर की थी, बोर्ड की थी, एज ए स्टेक होल्डर सबकी, कि एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के कहते हैं कि यार नहीं, अब हम इसको इम्प्रूव करके चेंज करके दुनिया को दिखाएंगे? किसकी गलती है ये गलती हमारे बोर्ड की है जी। फ्रेंचाइज तो एक प्लेयर को ख़रीदता है, वो तो कोई ना प्लेयर बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही प्लेयर को डेवलप करना। उसके लिए तो प्लेयर एक कमोडिटी है, एक मार्केटिंग कम्युनिटी है, उसकी एक फ्रेंचाइज है, वो एक प्लेयर को ख़रीदता है, उसकी खिदमत को ख़रीदता है, पे करता है, और अगले साल उसे चाहिए तो वो प्रोडक्ट रखता है, नहीं चाहिए तो रिलीज़ कर देता है। तो होता ये है कि ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, क्योंकि बोर्ड की टीम बननी है जी। फ्रेंचाइजीज की टीम ने तो नहीं खेलना, वो तो साल बाद एक आपने एक फेस्टिवल एंजॉय करना है और उसमें से जो प्रोडक्ट निकालनी है, इस जो प्लेटफॉर्म बनाया वो बोर्ड का है।
तो बोर्ड ने अपनी एक पीसीबी की एक टीम है जो नेशनल टीम हमारी बननी है, वहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। फ़र्क जो माइंडसेट का है ना जी, वो फ़र्क ये है कि हमारा मेरिट कहीं नहीं है। अगर हम किसी को कप्तान बना रहे हैं तो क्या कभी ने सोचा कि किस मेरिट पे बनाया है? उसका कोई आज तक कोई एसओपी, कोई उसका क्राइटेरिया लिखा गया कि जी अगर कप्तान होगा तो कप्तान पढ़ा लिखा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्पायर कितना करता है बाकियों को, कम्युनिकेटिव होना बड़ा ही इम्पैक्टफुल है कि मेरी जब गुफ्तगू हो बीइंग कप्तान तो वो 10 बंदों के दिल पे, दिमाग पे हिट होनी चाहिए। नहीं ऐसे लीडर इंस्पायर करे, चले फिरे, नजर आए सबको। कम्युनिकेशन जब तक आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, अगर आपका सोए हुए बंदे को कप्तान बना देंगे और इस बेस पे बना देंगे कि इसने, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है कि एक प्लेयर है, अभी साइम अयूब ने 2-4 स्कोर कर दिए हैं जी, हमने सोचना शुरू कर दिया कि वो कप्तान बना दें। भाई क्यों बना दे भाई, खेल तो लेने थोड़ा सा चल तो लेने। हाँ, हम जो बंदा को 2-4 स्कोर करता है, 2 सीरीज में स्कोर करता है, तीसरे में वो कप्तानी का हकदार हो जाता है। कप्तान का बहुत अच्छा खेलना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा मैनेजर होना जरूरी है जो ह्यूमन साइंस को, ह्यूमन बिहेवियर को, 10-11 बंदे के ह्यूमन उनसे बिहेवियर्स को डील करना जानता हूँ, बिल्कुल उसको जानता हो कि ये बंदा अच्छा, उसके पास अगर 10 लोग हैं जी, उन 10 लोगों से बेहतरीन परफॉर्मेंस लेना जानता हो। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि मैं ही अपना इनपुट देता रहूं भी एक कप्तान, मैंने 10 से लेना है। इसमें मोहसिन भाई अगर मजीद ऐड करें तो गेम अवेयरनेस की भी बात हमें करनी चाहिए कि उसकी गेम अवेयरनेस अपने 10 लड़कों से भी आगे होनी चाहिए जी बिल्कुल, और उसके ऑपोजिशन के भी 10-11 प्लेयर से आगे होनी चाहिए। वो अच्छा होगा। जैसे हमारे पास खान साहब थे, वसीम अकरम थे, इंजमाम आए, यूनुस खान थे, सरफराज अभी रिसेंटली, या MS धोनी वन ऑफ द बेस्ट हम देखते हैं कि आज 2 के इतने कैप्टन आए। अच्छा, एक और भी सिस्टम के अंदर आप प्रॉब्लम देखेंगे ना, हम हर चीज़ में रिलेट अपने नेबर के साथ करते हैं, वो हमसे करते हैं। हम अगर 90s से देखें तो ये ऑलमोस्ट 3 या 3.5 जो डेकेड हमने देखे क्रिकेट की, हमने कोई 50-60 कप्तान चेंज कर दिए, उन्होंने सिर्फ 6-7 चेंज किए हैं। आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, अजहरुद्दीन, तेंदुलकर, द्रविड़, गंगुली, धोनी, ठीक है, कोहली और फिर अब रोहित शर्मा। तो ये स्टेबिलिटी को भी बनाना कितना ज़रूरी है। हमने 26 सेलेक्टर चेंज कर दिए 2 साल के अंदर, 4 चेयरमैन चेंज कर दिए और 6 हमने हेड कोचेस चेंज कर दिए। तो अब जो सिस्टम को अगर रन देना कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी गेम को बनाने के लिए, किसी भी वोदे के लिए, किसी भी सिस्टम को करना कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है और कंटिन्यूटी का एक रन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप ये देखिए कि जब मैं एक कप्तान बनाता हूँ और उसके बाद वही बोर्ड उसको 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ के बाद रिकन्सिडर करना शुरू कर देती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम में ना कुव्वत फैसला है और ना ही हम में कोई ऐसा मेरिट है या ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है जिस पे हमने पहले दिन उसको परख के रखना चाहिए था ना जी। अब आप कोई भी रखते हैं, आप आज मेंटोर है, सुबह नहीं है, आज मैनेजर चेंज कर दो, सुबह कोच चेंज कर दो, कोचेस देख लें कि आप कितने रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो कोच एक प्लेयर को बनाने में उसको मतलब कोई 2-3 साल लगते हैं जी, वो उसके साथ टाइम गुजारेगा। एक नया बच्चा उसको देते हैं, उसको प्लेयर बनाने में, एक स्टार बनाने में कोई एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक में सुबह उसको मिकी आर्थर पढ़ा रहा है, शाम अगले महीने उसको हाँ नया कोच आ रहा है और लड़कों में भी ये कॉन्फिडेंस नहीं उस कोच का आता ना, इससे तो चेंज हो जाना, तो उसकी बात क्या सुनेगा, उसे कहेगा यार 2-3 हार मिलनी है। अच्छा, आपको ये जितने हमारे वार्नर को तो साइड पे कर देते हैं, 5 कोचेज ये हैं, 6ठा कप्तान आप सलमान अली को आप ले लें क्योंकि वो भी टीम का हमारा कप्तान भी है T20 का। आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा इन सारों में से, जिसका मकसद आपको लगा होगा देख के यार इसके अंदर गेम अवेयरनेस भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और ये क्रंच मोमेंट के अंदर चेंजिंग भी बड़ी अच्छी करता है, तो कौन सा आपको इन सब में से बेहतर लगता है? कप्तानों की बात अगर करें तो मुझे मतलब अनफॉर्चुनेटली उनसे कोई भी कप्तान नहीं लगता। अच्छा, एक भी बंदा, शादाब आपको नहीं लगता कि उसकी? अच्छा, नॉट एट ऑल। देखिए, हमने बात की शुरू में कि शादाब बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन सर अब हमने पॉइंट तो करना ना किसी को। नहीं देखें ना, पहले हम एक फिर बात करें। हाँ। यही हमारे बोर्ड का इशू है, यही हमारे सिस्टम का इशू है कि जब हमारे सामने 10 बंदे रखें और 10 के 10 ही नाअहल हों तो हम कहते हैं कि चलें हम अंधों में काना चुन लेते हैं। हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा इरफान भाई कि हमारे पास स्किल नहीं है, हम दुनिया से पीछे हैं और हमारे पास मेरिट नहीं है, मेरिट को जज करने वाले लोग नहीं हैं। जो बंदा सिलेक्ट कर रहा है
उसकी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने कहा कि वो कप्तान की एक गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, वो तो बाद में आनी है, पहले तो सिलेक्टर की होनी चाहिए कि जिसने सेलेक्ट किया वो वो 10 मैच खेला हुआ है, जिसको सेलेक्ट कर रहा है वो 100 खेला हुआ है। अब वो कैसे सिलेक्शन करेगा? एक अभी की जो सिलेक्शन कमेटी में एक बंदे बैठे हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं, अब चीमा साहब को क्या नजर आता होगा प्लेयर क्या डिसाइड करेंगे उसका, या डार साहब हैं तो वो क्या देख रहे होंगे? अल्लाह के बंदो, आप उन लोगों को बिठा दो जो जिसका मेरिट बनता है। और सबसे ऊपर ये है कि चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं है। आप जब जैसे चैंपियन ट्रॉफी का मजाक बना, स्पिनर नहीं को डाला गया, ओपनर नहीं डाला गया, तो जब मलबा गिरा तो सब अपनी अपनी जान बड़े आराम से छुड़ा के चले गए। मेरा तो एक वोट था, कोई हेड होता तो आप उसको पकड़ते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अकाउंटेबल ठहराते उसको। तो ये अभी भी यही है कि जब आपका एक मेरिट हो, मेरिट की सिलेक्शन हो, उस पे फिर आप एक आपका सेट पैटर्न हो, उस सेट पैटर्न पे आप लोगों को सिलेक्ट करें ऊपर से लेकर नीचे तक जी। और उस वो ISO सिस्टम है ना, मैंने किसी और जगह भी ये बात की है कि ISO सिस्टम है, वो दुनिया उसको फॉलो करती है, वो मैनेजमेंट का सिस्टम है, बोर्ड मैनेजमेंट होती है। बोर्ड क्रिकेट तो नहीं खेल रहा, बिल्कुल खिला रहा है। अगर वो खुद खिला रहा है तो उसको एक सिस्टम में आना पड़ेगा ना। अब सिस्टम क्या है? ISO में ये कहता है कि जी ठीक है, इरफान साहब की एक जॉब है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस सीट की, एक यहाँ मेरी भी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ चला गया और कल यहाँ कोई और बैठा है तो वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आके पढ़ेगा, उसके उसी के मुताबिक अपना काम शुरू कर देगा। वेरी सिंपल। ये तो रोज नहीं ना चेंज होनी चाहिए, ये सीट वाला बंदा तो चेंज हो सकता है जी। तो यहाँ इशू ये है कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। ये गुंजल है ना जी, जिसका एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा खराब, क्योंकि हम करना नहीं चाह रहे। जिस वक्त हम करेंगे तो हम लॉबिंग से बाहर आना पड़ेगा, हमें मेरिट देखना पड़ेगा, हमें अपने फेवरेटिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा, वो निकलने को तैयार। अच्छा मौसम भाई, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हम PSL की तो बात करते ही रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे बात करने का मकसद ये है कि आपकी राय ली जाए। अब नया हेड कोच देखा माइक हेसन, और मेरा भी अपना मानना ये है कि जितने भी ये फॉरेन कोचेस थे, ख़ासतौर पे जैसे मिकी आर्थर, गिलेस्पी और आपने गैरी क्रिस्टन को बाहर किया था, आप शायद कोई फॉरेन कोच आता ना। अच्छा, फिर फॉरेन कोच भी आपने वो लगाना है जो आपके सिस्टम को जानता हो, आपके डोमेस्टिक को जानता हो, आपके लड़कों को जानता हो। तो सबसे बेस्ट आइडियल आदमी यही था, क्योंकि ये कंटिन्यूसली PSL के साथ एंगेज हैं, ये आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देख रहे हैं, आपके बाकी लड़कों को भी देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मैंने अभी बोर्ड में भी बात करके ये चेक किया, इनको सेम वही रोल दिया गया है जो 2015 से 19 तक मिकी आर्थर को दिया गया था कि आप इधर ही रिजाइड करेंगे, आप एकेडमी में रहेंगे, आप जब टीम इंटरनेशनल टूर पे है तो आप साथ रहेंगे, अदरवाइज आप इधर ही रह के जो बाकी आपका जो 25-30 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़कों का पूल है उनके साथ काम करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि 2 साल में सबसे मिसिंग पार्ट था। एकेडमी एक तमाशा बन गया जिसमें अंडर 19 का बच्चा भी आ रहा है, फीमेल क्रिकेटर भी आ रही है, A टीम के भी आ रहे हैं, तो कोई पता नहीं किसने किसको सिखाना है। अब क्योंकि आकिब जावेद को अपॉइंट किया गया और शायद उनको भी यही रोल दे के बता दिया गया कि आपका जॉब सिर्फ उनको नर्सरी, ये जो प्लेटफॉर्म है इधर से लड़के इंटरनेशनल देने, ये दोनों का बताइए कैसे डिसीजन है? डिसीजन तो बहुत अच्छा है। अब इशू इसमें ये है कि हमने अगर कुछ थोड़ा बहुत हम पीछे अपने थोड़ा सा माजी को देखें, उससे सीखना चाहिए। हमारे 2-3 लोग पहले भी जो हमने फॉरेनर कोच रखे थे जी, वो क्यों गए? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्यों गए। हाँ जी। उसको एड्रेस करना चाहिए कि वो इसलिए गए कि यहाँ पे उनको काम नहीं करने दिया जाता, इंटरफेरेंस थी। तो जब नहीं, दूसरा ये भी था कि पहले पावर दे दी बहुत ज्यादा। अगला मेरा ये था कि जी एक तो ये है कि यहाँ इंटरफेरेंस है, और सेकेंडली जो कमिटमेंट करके जिस फ्रेम में आपको उनको लेके आए हैं, आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे, उनको कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर रहे। तो जिस वक्त ये 2 चीज़ें अगर इनके साथ ना हो तो ये परफॉर्म कर सकेंगे ना। जितना बड़ा मर्जी बंदा ले आए, नीचे सिस्टम ही नहीं होगा तो सर ऑनलाइन कोचिंग, मोहसिन भाई ऑनलाइन कोचिंग कराने में हम मान गए, ये दुनिया में कहीं होता है भी ऑनलाइन तो हम ध्यान नहीं मानते लोग ना। उधर से लड़कों को ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे? ये जो कोचिंग होती है और ये सिलेक्शन होती है, हमेशा मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर मैंने स्कोर किया जी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने किस बॉलर के खिलाफ किया, किन कंडीशंस में किया, किस विकेट पे किया, बिहेवियर क्या था, कितने बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट किया, कि हर 100 एक जैसा थोड़ी होता है, और किस सिचुएशन में किया आपने, उसमें आपकी टीम जीती उसकी वजह की नहीं। ये कोच ने देखनी है चीज़ें, ताकि वो उस बंदे की परफॉर्मेंस को देखे, क्लोजली देखे, उसका रहना, यहाँ पे लड़कों के साथ काम करना, फिजिकली इन कॉन्टैक्ट होना। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसको काम करने दिया जाएगा, क्या जिन कमिटमेंट्स पे उनको लेके आए उस पर होगा, और दूसरे लोग उस पर
अपनी इंटरफेरेंस करके उनका कोई टकराव ना हो जाए, जो होता है जी। और एक चीज़ जो इसमें भी है, मैं उसको नेगेटिव तो नहीं करना चाह रहा इस सारी डिस्कशन को, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ज़रूर है कि आप देखें कि दो चीज़ें मेरे जहन में हैं जी माइक हसन के अपॉइंटमेंट की। एक तो ये है कि जब वो एज कोच इस वक्त इस्लामाबाद को कोच कर रहे हैं, तो उनकी कोचिंग में शादाब जो है ना, वो कभी दूसरे नंबर पे आ रहा है, कभी चौथे पे आ रहा है, कभी पांचवें पे आ रहा है। तो अगर वो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी जी कि वो एक जो कप्तान है उसको संभाल नहीं पा रहे, तो नेशनल टीम में क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो उनको ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी कि वो कुछ मैंने कहीं देखा कि वो कह रहे थे कि शादाब एक बहुत अच्छा कप्तान है, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ये भाई दूसरे भी तो कप्तान ही हैं, दूसरे भी खेल रहे हैं। तो आप पहले दिन ही एक रोड मैप हमें हमारे दिमाग में डाल रहे हैं कि जनाब, नहीं, ये स्टेटमेंट वैसे पहले थी उनकी, पीएसएल से पहले उन्होंने दी थी, ये बाइस्ड है ना। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा, ये अगर वो इन चीज़ों से हटके देखें तो ज़रूर तो मेरा ख्याल है कि अभी हम उनको टाइम देते हैं, देखते हैं क्या वो करते हैं। मैंने पहले कहा कि मैं कोई नेगेटिव नहीं हो रहा, लेकिन एक और दूसरी चीज़ ये कि वैसे एक अच्छी स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो आप बात कर रहे हैं ना, एक अच्छी स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले उनकी ये आई है। उन्होंने कहा जी कि मैं T20 में रिजवान और बाबर को भी किसी ना किसी तरह एंगेज करना चाहूँगा, इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। तो बड़े कोच की यही बात होती है कि वो डिस्कार्ड किसी को नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। जो परफॉर्मेंसेस है आप रोल दे दे, अगर उसको कोई मीट करता है आप ऐड करें, नहीं कर पाता तो फिर ज़रूर आप मदद करें जी। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके जो अभी करंट मैच चल रहा है इस पर बात करेंगे, और जो दूसरा मैच होगा उस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से। अच्छा मोहसिन भाई, ब्रेक से पहले हमने कैप्टन के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ा सा अगर हम ये बॉलर की भी डिस्कशन ज़रूर करना चाहेंगे। कोई भी बॉलर हमारा वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें जो 70 साल की 7 डेकेड की जो ग्लोरी थी उसमें 80% जो रोल था हमारे बॉलर्स का था। अब जो 2-2.5 साल से हम बैट्समैन का रोना रोते हैं, ये शुरू से ऐसे ही था। ये इंजमाम के टाइम पे, सईद अनवर के टाइम पे, यूनुस खान, यूसुफ के टाइम पे भी हम ऐसे ही स्ट्रगल करते थे, एकदम कोलैप्स और पाकिस्तान हार गया जी। मैचेस हमें बॉलर जिताते, तो मेरा मानना भी है कि मैचेस हमेशा या इवेंट जो है वो बॉलर जिताते हैं। अब ये 2 साल के अंदर शहीन देख लें, हारिस देख लें, नसीम देख लें, इन्होंने बेतहाशा रन दिए हैं। शादाब देख लें, फिर स्पिन डिपार्टमेंट में हमें पता ही कोई नहीं था किसको खिलाना है। उसामा को डाला, उसने भी राजी हुआ। यानी कि 5 के 5 अगर आप जो बॉलर देखते हैं ना, कोई एक सिंगल बॉलर भी ऐसा नहीं था जिस पे आप बैट करेंगे यार ये अच्छी बॉलिंग करेगा। अभी हम देख रहे हैं हसन अली अच्छा कर रहा है, मीर हमजा अच्छा कर रहा है, अली रजा बच्चा आया है, उसको हम बना सकते हैं। आप ये क्या समझते हैं, क्या प्रॉब्लम आई हमारी बॉलिंग के अंदर कि इतना ज़्यादा डिबैकल आ गया? इसमें इरफान भाई होता ये है कि जिस वक्त पहले क्रिकेट हो रही थी ना, उस वक्त ये था कि अगर 10-11 प्लेयर्स हैं ना, उसमें से 9-8 प्लेयर बाकायदा एक कंप्लीट प्लेयर होते थे, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो जी। 1-2 लड़के ऐसे थे जो कैरी हो रहे होते, जो सीख रहे होते थे। अब होता क्या था कि जी अगर एक नया बॉलर आया है, अगर वसीम अकरम आया है तो उसके साथ एक बहुत बड़े 2 बॉलर खेल रहे हैं और वो फिर उनसे सीख रहा है। एक टैलेंट निकला, वकार यूनुस आया तो उसके साथ बड़े बॉलर खेल रहे हैं जिनसे वो सीख रहा है। वकार यूनुस एक टैलेंट, वो आकब जवेद एक टैलेंट आया तो आगे उसको सिखाने वाले मिल रहे थे। इसी तरह जब बैट्समैन आते थे, जिस तरह शाहिद अफरीदी है, तो आते एक बहुत बड़ी इनिंग खेल दी, और लेकिन साथ उसके बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे जो बैट्समैन थे, जैसे जो इसको लंबी क्रिकेट खिलाते थे। बिल्कुल सईद अनवर जिस वक्त आया, मुझे याद है कि सईद अनवर आज कितना बड़ा नाम है, उस वक्त ना ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हंसा करते थे, स्ट्रोक और इसरा और निकल। वो मतलब उनके लिए एक बड़ा अमेजिंग सी बात थी कि उस वक्त एक बड़ी ना कॉपी बुक स्टाइल एक क्रिकेट होती थी, तो सईद अनवर उसमें से ना स्टेप लेके ऑस्ट्रेलिया में बाहर निकल के मार देनी, तो लोग हंसते थे। लेकिन साथ बहुत बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे थे और उनसे सीख के वो बहुत बड़ा प्लेयर बन गए। तो टैलेंट आता है, टैलेंट को ना फिर आपने चैनलाइज करना होता है। एक चीज़ को समझिए, ये मैं थोड़ा सा इसको ना एक टेक्निकल आपको एक रीज़न जो मेरे जहन में, मैं जितना मर्जी बच्चा ज़हीन हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, उसको बहरहाल टीचर चाहिए। जितना मर्जी अच्छा स्टूडेंट होगा, जब पढ़ाने वाला नहीं होगा, सिखाने वाला नहीं होगा, तो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही वो ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर एक अच्छा टैलेंट आपको मिलता है तो उसको चैनलाइज करना है किसी ने, उसको होना ये चाहिए कि आप 2 साल 3 साल उसको साथ लेके चलें, आगे एक टीम चल रही है,
आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्रेसिंग रूम में कैसे बैठते हैं, उठते कैसे हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं, प्लेयर क्या बात हो रही है, आज मैच क्या हुआ, डिस्कशन हुआ कि क्या हुआ, सारा कुछ सीखना है उसने। हम क्या कर रहे हैं कि अली रज़ा ने 2 मैच बहुत अच्छे खेल दिए हैं और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये हमें टैलेंट मिल गया और आज इसको खिला दें। सुबह जब इसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में डालेंगे ना, वो प्रेशर और है, बिल्कुल ऐसा ये टैलेंट है, बिल्कुल है, ज़ाया हो जाएगा। उसको बनाना है आपने। उसको आगे जाके कोई इंटरनेशनल 2-3 बंदे मिले ना, तो उन्होंने जब मारा तो इसको ये समझ नहीं आनी कि गेंद कहाँ करानी है। कल भी इनको 24-25 का ओवर हुआ है। जब हुआ है, जब आगे वो वार्नर और जब आके मिले हैं तो फिर समझ आई ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होता है। तो ये टैलेंट तो है, लेकिन आप उसको अगर कल को डिमोरलाइज कर देंगे। सेम विद जितने भी बॉलर्स आ रहे हैं, बॉलर्स थे हमारे पास, जिन शाहिद अफरीदी या हारिस का आपका ये अच्छे थे जिस वक्त आए थे, बाद में ये स्टार बन गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात की है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं, कंपैरिजन में आप दुनिया क्रिकेट को देखते हैं, आप देखेंगे कि हमारा हर प्लेयर अपना कैरियर पीक से स्टार्ट करता है और फिर वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन है। एक सिंगल इंडिविजुअल आपको पूरी टीम में नज़र नहीं आएगा। अभी जो 15, 16 या 20 लड़कों का लॉट आप देखेंगे जिसका कैरियर नीचे से ऊपर गया हो, सबका टॉप से स्टार्ट हुआ है। शाहीन की बात करें, बाबर की करें, रिजवान की करें, आमिर की बात करें, फ़हीम अशरफ की करें, मतलब यू नेम इट, हसन अली, फ़खर जुमान, अब सबका डिक्लाइन है। दुनिया में इन द कंट्री अगर आप देखें, एक एवरेज प्लेयर होता है, नॉर्मल प्लेयर होता है, ओबियसली टैलेंट तो होता है जो टीम में आता है, चाहे वो पाकिस्तान में आए या कहीं और आए, बट वो ग्रेजुअली लेजेंड बनते हैं, सुपरस्टार बनते हैं। ये क्या डिफरेंस है? क्या ये माइंडसेट का मसला है कि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सर्टन अर्निंग के बाद अपनी वो जो प्रैक्टिस के वाले हंगर छोड़ देते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, या आपको लगता है कि ये ऊपर जो मेंटोर या ग्रूमिंग के लेवल का जो है कप्तान, कोच या बोर्ड के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो इनको वो समझाते रहें कि आपका गोल कुछ और है? यही बात मैं पहले जो कर रहा था एग्जैक्टली वही है। उसको थोड़ा सा हम जरा ट्विस्ट करके देख लेते हैं। होता क्या है जी, हमारा प्लेयर, जिस तरह मैंने अली रज़ा की या दूसरे आपको शाहिद अफरीदी की बात की, तो होता क्या है कि जिस वक्त टैलेंट आता है आपके पास और आके आप उसको एकदम से हाई होप्स करके स्टार बना के टीम में डाल देते हैं। अच्छा, वो 2, 3, 4, 6 मैच वो परफॉर्म इसलिए करता है कि दुनिया देख रही होती है कौन है, क्या है, कर क्या रहा है। दुनिया उस पर स्टडी करती है और स्टडी करके जिस वक्त अगली सीरीज में आते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया ने उसको देख चुके होते हैं जी। आपने हर जंग में नया हथियार लेके आना, आप हर जंग एक ही हथियार से नहीं लड़ सकते। तो दुनिया जिस भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके यही से हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। टोटल की बात करते हैं जी। मुल्तान सुल्तान ने पहले इनिंग्स के अंदर 187 रन बना लिए हैं जी। 20 ओवरों में 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी एक रीज़नेबल टोटल कर लिया डिस्पाइट ऑफ दिस। पहले वो आप जो बात कंटिन्यू कर रहे थे, मेरा ख्याल है उसको दोबारा हम वो रिज्यूम करते हैं, वो बताइएगा प्लीज़। जो हम बात कर रहे थे कि प्लेयर पीक से स्टार्ट करता है और नीचे चला जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि एक ये 2 परफॉर्मेंसेस को लेके हम उसको स्टार बना देते हैं। जब वो स्टार बना देते हैं तो वो उस बेसिकली तो होना ये चाहिए कि आपको मेहनत करके आपने नीचे से स्टार्ट किया, स्टेप वाइज आप ऊपर आते जाएं, पक्के होते जाएं, प्लेयर हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करें। होना ये चाहिए कि आपकी हैबिट होनी चाहिए कि अगर आप 50 कर रहे हैं तो मैंने 70 कैसे करना, 70 कैसे करना, तो 100 में कन्वर्ट कैसे करना। लेकिन हम क्योंकि पहले दिन से जब उसको स्टार बना देते हैं तो कोई बंदा ऐसा नहीं है, बावजूद इसके कि हमने मेंटोर भी रख लिए, फलांटम काम भी कर लिए, बहुत कुछ, उस प्लेयर की ये एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई अभी आप प्लेयर नहीं हो, अभी आपने करना है। उसको ये एहसास दिलाया जाए अभी मेहनत की ज़रूरत है। और ऊपर से हम जब शुरू कराते हैं तो उसको स्टार से शुरू कराते हैं, रैंकिंग में डाल देते हैं। तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 3 हो, नंबर 2 हो, तुम किंग हो गए हो। भाई ये नहीं है, इट्स योर जॉब, ये बताना पड़ेगा, इट्स योर जॉब। इसके आपको पैसे मिलते हैं, फॉर इट। यस, इसके आपको पैसे मिलते हैं। ये आपका ऑफिस है, ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है, इससे आप आगे लेके जाएंगे। अच्छा, जहाँ पे पूरी दुनिया में जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। जब वो देखता है ना कि अब ऊपर नहीं जा रहा, वो रिटायर हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ऊपर से रिटायर होना है। मोहसिन भाई ये देखें ना कि अगर आप पिछले 10 साल पीछे चले जाए तो प्लेयर के जो लेजेंड्स थे, हम बात करते हैं 18-20 साल का, हफीज, यूनुस खान, इसी तरह शाहिद अफरीदी, यू नेम इट, मल्टीपल नाम है। अब आपके लड़कों का कैरियर 5 साल, 7 साल, 6 साल। चाइना तो प्लेयर है ना सर। चाइना की चीज़ें आजकल तो बड़ी अच्छी आ रही है। वो भी आपने यूज़ की तो अच्छी हो गई। दूसरा ये है ना कि आपका क्योंकि स्किल नहीं है,
टेक्निक नहीं है, एक्सपोज हो जाते हैं आप। आपके पास अगर जिन प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं उनकी बेसिक बहुत तगड़ी थी, हफीज़ है, इंजमाम है, यूसुफ है, उनकी बेसिक्स थी, वो उनकी बेसिक तगड़ी थी। उनको ये नहीं था कि ये पिच पे घास है, ये सुबह खेला है तो और है, रात को खेला तो और है, मेरा न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर नहीं सकता, मुझे सीधी विकेट चाहिए। उन्हें जहाँ भी खिलाएंगे वो स्कोर करेंगे क्योंकि उनकी टेक्निक है। टेक्निक और मौसमी लास्ट इसमें बात ये है कि एक जो हंगर है ना, वो आप जब रोनाल्डो की बात करते हैं, मेसी की बात करते हैं, मैं टेंडुलकर का पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे अपनी ग्राउंड के अंदर लास्ट मैच में ऐसे ही डाइव मारता था जैसे वो पहले मैच में मारता था। जब तक 22 साल के कैरियर के बाद भी अगर ऐसी सोच है तो फिर आप लेजेंड बनेंगे। हंगर की एक छोटी सी बात मैं ऐड करता जाऊं कि हंगर तो तब होगी कि अगर आपके साथ आपसे बेहतर प्लेयर खेल रहा हो तो फिर आपको हंगर होगी कि यार मुझे इससे बेहतर होना है। तो आज जब सारे एक ही जैसे होंगे, ना मुझे आता ना आपको आता, तो बस ठीक है। और लेकिन कई दफ़ा आप अपनी इस टीम के लिए आप सोचते हैं कि मैंने दुनिया में राज करना पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी, टॉप करना, बिल्कुल वो भी उसका बड़ा ज़रूरी पार्ट है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि ज़ल्मी का और लाहौर के अंदर का सबसे बेस्ट मैच है, ये डिसाइड करेगा। 3 टीमें तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, चौथी कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी वो डिसीजन करेगी, और उसको आप भी देखिए, एंजॉय करिए। और पीसीबी ने कल ये जो हमारा जो पीएसएल है इसको पाक फ़ौज के नाम किया, हम भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनके नाम करते हैं जी। इस जो हम अपने घरों में रात को बड़े सुकून से सोते हैं, ये सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से है। उनको हम सलाम पेश करते हैं, तमाम शुहदा को सलाम पेश करते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखिए इसी नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।